अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जिस जंग का आगाज़ रमज़ान में हुआ था, अब उसको महीने से ज़्यादा हो गया, 35 दिन हो गए लगभग। और ये जंग किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी देर लास्ट करेगी। ऑब्वियसली लोग बात ये कर रहे थे कि बड़ी एक क्योंकि रैशनली स्पीकिंग, रियलिस्टिकली स्पीकिंग अमेरिका के लिए एक बड़ी कंट्रोल्ड इंगेजमेंट ही सूटेबल थी। लेकिन अब आज इस वक़्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मंडे के तकरीबन 6 बजे, बात हो रही है एक कंट्रोल्ड, आप कह लें इन्वेजन की, ग्राउंड ऑपरेशन जो कोस्ट पे हॉर्मूज़ के हो सकता है। छोटे जो जज़ीरे टापू हैं हॉर्मूज़ के अंदर, जैसे कि खर्ग आइलैंड, और अमेरिका उस ज़िमन में अपनी इन्फेंट्री भी मूव कर रहा है। हर हफ्ते लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को और जैसे अपने वोटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए हफ्ते के स्टार्ट में होपफुल मैसेजिंग करता है अप अंटिल फ्राइडे जब मार्केट्स बंद होनी होती हैं, और फिर वो कुछ और बड़ी कमिटमेंट्स आके अपनी कर देते हैं ऑन ग्राउंड, जैसे कि कोई सिविल या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना, लीडरशिप को असैसिनेट की अटेम्प्ट करना, या कोई और इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं उनकी। और इसराइलियों का भी ऐसे ही है। इसराइलीज़ तो खैर वैसे इनडिस्क्रिमिनेटली रैंडम टाइम्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन की ज़रा इस तरह की एक रफ तरतीब बन गई है। अब इस ज़िमन में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा अपने बोल्ड अल्फाजों के अंदर ट्रूथ सोशल जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है उस पर ट्वीट किया है कि अमेरिका जो है वो बड़ी सीरियस डिस्कशंस में है विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रिजीम। मेरी जाती राय है कि दिस इज़ नो वन, देयर इज़ नो रिजीम जिससे वो बात कर रहा है। अभी तक जो बैक चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है वो पाकिस्तान के वाया हो रही है। चीफ साहब को बताया जाता है, कोई पैगाम आता है अमेरिका की तरफ से, वो अरागची को बताते हैं, अमेरिका को पैगाम दिया जाता है अरागची की तरफ से, तो वो चीफ साहब को देते हैं और वो डायरेक्टली अमेरिका तक बात जाती है। ये अगर मैं बड़ी सिंपल टर्म्स में बताया हूँ तो ऑब्वियसली हमारे फॉरेन ऑफिस के थ्रू हो रहा होगा, लेकिन हो इतना सिंपली रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सॉरी। तो ये कोई नई जो ये क्लेम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के, कोई अंदर कोई मैनेजमेंट के या मिडिल मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं जो कि एक नई रिजीम लाना चाहते हैं, और मेरी उनसे बात चल रही है और वो बड़े रीजनेबल लोग हैं और वो इस मिलिट्री ऑपरेशन को रोकना चाहते हैं, तो ये बात मेरे ख्याल में बिल्कुल एक झूठ पर मबनी है। और अगेन आप नोट करें कि उसने जंग नहीं डिस्क्राइब किया, इसको मिलिट्री ऑपरेशन यानी एक लिमिटेड कैपेसिटी की इसने कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे फ्रेम करने की कोशिश किया। साथ ही साथ उसने कह दिया कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका हुआ है, और अगर किसी भी वजह से डील नहीं शॉर्टली अचीव होती, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, लेकिन वो हो जाएगी प्रॉबेबली, और हॉर्मूज़ का जो रास्ता है वो फ़ौरन ना खोला गया, उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं डिस्क्राइब करने के लिए, ओपन फॉर बिजनेस। अगर वो नहीं होगा तो हम अपने लवली स्टे जो है ईरान के अंदर उसको कंक्लूड करेंगे बाय ब्लोइंग अप एंड कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटिंग उनके इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल वेल्स, खर्ग आइलैंड कुल्ली तौर पे, और पॉसिबली जो समुद्री पानी को डिसैलिनेट करने वाले प्लांट्स ईरान के हैं उनको भी तबाह कर सकते हैं। इस सब को हमने पर्पसफुली अभी तक छुआ तक नहीं है, टच नहीं किया, और उसने टच को भी वो इन्वर्टेड कोमास में डाला हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। दिस विल बी रेट्रीब्यूशन, जो हमारे ये बदला होगा उस चीज़ के लिए जो हमारे बहुत से फ़ौजियों को कत्ल किया है, और भी ममालिक के अफवाज को और सिविलियंस को कत्ल किया है, उसने कहा है ईरान ने। और ये जो ईरान की कसाब किस्म की जो रजीम है जो 47 साल से अपना रेन ऑफ टेरर चला रही है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेमिंग के बावजूद कि वो एक कसाब रजीम है, वो कातिल है अमेरिकन फ़ौजियों की, और पता नहीं कौन कितने लोग मारे हुए उन्होंने दुनिया में, उसने इसके बावजूद कह दिया कि अगर डील अचीव हो जाएगी जो बड़ी सून है, लबे बाम है, तो मैं उनको उस कसाब जालिम रजीम को मिडवे फाते बन के, विक्टर बन के छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, ये बात कुछ सेंस नहीं बनाती। इसी तरह जो उसने ओपन फॉर बिजनेस वाली बात की है, तो डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई बुश हो या ओबामा हो, अमेरिका इतना डिपेंडेंट है कि ग्लोबल मार्केट प्लेस को मेंटेन करने के लिए जो पेट्रो डॉलर रजीम है, तो वो रूस और गल्फ के ऑयल पे बहुत डिपेंड करता है। इस हद तक कि अब जब थोड़ा क्राइसिस आया तेल की आमदोरफ्त की, तो उसने बाकी गल्फ के तेल को तो नहीं, लेकिन ईरान के तेल को कंसेशन मिली, और टेक्निकली ईरान और रूस पे उसने सैंक्शंस को हल्का कर दिया। यानी जो ऑयल की, बेसिकली ईरान के पास जो वन कैपेबिलिटी है अमेरिका को और अमेरिका की आवाम को पनिश करने की, जिसके ज़रिए स्टेट पे प्रेशर आएगा अमेरिका में, वो ये है कि वो ऑयल बैरल पर प्राइस जो है उसको वो $200 पे ले जाए। लेकिन उनकी प्रेशर करने की कैपेबिलिटी को डोनाल्ड ट्रंप मार्केट मैनिपुलेशन के ज़रिए, जिस तरह के वो इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए करता है, और उसने कुछ रिलीफ दी कि ईरानी तेल और रूसी तेल के ऊपर सैंक्शंस दी जाएं, यानी जो सैंक्शंस लगी हुई थी उनको ढील दी जाए। तो ये यानी सर्कुलर सी बात है कि
इट इज़ नॉट ओपन फॉर बिजनेस, क्योंकि जो वो बंद हुआ है बिजनेस के लिए वो आपके इस मिलिट्री एक्शन के जरिए हुआ है। यानी अगर आपको हॉर्मुज ओपन फॉर बिजनेस चाहिए था तो मिलिट्री एक्शन क्यों किया, और जब कर दिया तो वो ओपन फॉर बिजनेसनेस जो उसकी नेचर है उसको मेंटेन करने के लिए आप ही ने ईरान का और रूस के तेल पे जो जो सैंक्शंस थी उसकी ढील दी, ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो इम्पैक्ट ना होए। तो बड़ी सर्कुलर किस्म की वो बातें हैं, और एंड में जो जाते जाते ये थ्रेट है इसके अंदर मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों हैं। क्योंकि आप नोट करें कि बिजली के प्लांट, तेल के कुएं, खर्ग आइलैंड के ऊपर ठीक है हम क्लेम करते हैं कुछ मिलिट्री फैसिलिटीज़ भी होंगी, बट ये सब मिला के डिसैलिनेशन प्लांट मिला के तो ये सारे तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसको टारगेट करना ना सिर्फ वॉर क्राइम है, बल्कि ये मेक श्योर करना है कि ईरान कंप्लीटली हतमी तौर पे मेक श्योर करता है कि जीसीसी ममालिक जिनको हम कहते हैं, इल्ला माशाल्लाह सिवाय एक आधा जो ईरान के साथ डायरेक्टली निगोशिएट कर ले, बाकी जिस जिसको वो परसीव करेगा एज अ थ्रेट कि उसकी वजह से मेरे ये सारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं, तेल के प्लांट, बिजली के प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट, तो वो उस मुल्क में भी यही कुछ कर देगा बशमूल इसराइल के। और मेरे ख्याल में इसराइल तो फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन गल्फ में एक लार्ज मेजोरिटी जैसे कि यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया पोटेंशली, इल्ला ये कि जो उसका नेगोशिएट कर ले, वो मुल्क तो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, वो डिसफंक्शनल मुल्क बन जाएंगे। उन मुल्कों के अंदर जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं, ऑयल, यानी दे आर वेरी टारगेट रिच टेरिटरीज। यानी जो पूरा जजीरा नुमा अरब है ये बहुत टारगेट रिच है, बिकॉज उसका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है और ईरान कैपेबिलिटी वाइज उन सबसे ज़्यादा बेहतर है, यानी मिलिट्री कैपेबिलिटी के अतबार से। तो वो तो टोटली रैक कर देगा इकोसिस्टम को। तो जिस वजह से आपने हॉर्मूज का स्ट्रेट खुलवाना है फॉर बिजनेस, वही वजह आप खो बैठेंगे, यानी पेट्रो डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो जाएगा। जिस बुनियाद पे अमेरिका ग्लोबल मार्केट्स को अपना डेट बाय ऑफ करवाने पे मजबूर करता है, यानी कि डॉलर्स को परचेज करने पे मजबूर करता है, वो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर ईरान के तेल के प्लांट जाएंगे, बिजली के प्लांट जाएंगे, डिसैलिनेशन प्लांट जाएंगे, तो गल्फ के भी जाएंगे सारे। तो अमेरिका के पास लेवरेज करने के लिए टू बी फ्रैंक है नहीं, ये जो बातें खुद कर रहा है, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इसके सिक्योरिटी एनालिस्ट को बता रहे हैं कि ये बातें मुमकिनात में नहीं है, दे आर नॉट ऑन द कार्ड्स। और जो ईरान की ख्वाहिश है लगता ये है कि वही पूरी होगी कि अगले मेरे ख्याल में 6 से 8 और हफ्ते ये अट्रिशन की जंग, ये टिट फॉर टैट की कि 1 by 1 एस्केलेटरी लैडर पे हल्का हल्का चढ़ा जाता है, वो ईरान इस जंग को परसू करेगा। ईरान के ख़िलाफ़ जो हतमी ऑप्शन है अमेरिका के पास वो टोटल अनाइलेशन है पूरे रीजन की। सो इज़ अमेरिका रेडी फॉर दैट? इज़ द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड इन दैट? क्या अमेरिका की ग्लोबल हेजेमनी अलाउ कर सकती है? प्लस इस सारे सिनेरियो के अंदर चीन और रूस जो आपके कोट एंड कोट दुश्मन है, तो वो तो यही कहते हैं, जो नेपोलियन वाला असूल है कि अगर आपका दुश्मन कोई बहुत बड़ी खाच मार रहा हो तो उसको मारने दो। रूस ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया इस लड़ाई के अंदर से, $multi-billion की उसने ट्रांजेक्शंस किए हैं, जो सैंक्शंस लगे हुए थे उसके ऑयल के ऊपर। प्लस सारी जो यूक्रेन से म्यूनिशंस मूव हो गई हैं, टेंशन मूव हो गई है, वो सारा फोकस मिडल ईस्ट में पर्टिकुलरली इसराइल की तरफ जा रहा है। जो अमेरिका की सारी बख्शिशें और नवाजिशें हैं, तो रूस तो अपना ग्राउंड गेन कर रहा है यूक्रेन के अंदर। इसी तरह चीन जो है उसके सारे जो रीजनल अपोनेंट्स थे सो कॉल्ड, उसके खिलाफ आपने जायंट्स या एशियन टाइगर खड़े किए थे। साउथ कोरिया देख के उसको टांगें कांप रही हैं, जापान की टांगें कांप रही हैं, उनमें से किसी के पास नूक नहीं है। वो सारे के सारे देख रहे हैं कि अमेरिका एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट अबेंडन कर देते हैं अपने एलाइज को, और सिर्फ इसराइल की खातिर वो सारी ये जो म्यूनिशंस मूव हुई हैं, जो इक्विपमेंट्स आर्मामेंट्स मूव हुई हैं, ये सिर्फ मिडल ईस्ट को खाली नहीं छोड़ गई कि गल्फ वाले जो हैं बेचारे वो नरम चारा बन के ईरान के सामने पड़े हुए हैं। उसने साउथ चाइना सी से भी अपने एसेट्स को मूव किया है, अपने फौजियों को मूव किया, अपनी बेसों को खाली किया, सेंट्रल यूरोप से भी किया। यानी आज ही जर्मनी ने अपनी जर्मनी में बैठी हुई एक अमेरिकन बेस जो जर्मन डिफेंस के लिए है, उसने वहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। तो लगता ये है कि अब अमेरिका के पास ज़्यादा ऑप्शन रह नहीं गई, अनलेस कि जो मैं बात हम रिपोर्ट कर रहे हैं कुछ सालों से कि अमेरिका जो है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर एक जैसे जजीरा बनाना चाहता है अपना, और बाकी दुनिया को वो आग लगा गए दूर से बैठ के तमाशा देखे, एनर्जी इंडस्ट्री और फूड इंडिपेंडेंस अपनी क्रिएट करके वो अपने इस नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के टेकनेट को, एक अपनी फीफडम को, एक खानेट को अपनी वो बैठ के संभाले और बाकी पूरी दुनिया को आग लगा दे। अगर इसके लिए तैयार है तो फिर मेरे ख्याल में फिर ईरान के ख़िलाफ़ उसकी लड़ाई और ये सब स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनती हैं। वैसे मुझे पर्सनली ये एम्प्टी थ्रेट्स लगते हैं, ये लोकल वोटर बैंक को राम रखने के लिए है,
मनी मार्केट्स को और कमोडिटी मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए ये शरारतें हैं। हकीकत ये है मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो ब्लफ दे रहा है, और ये ब्लफ कॉल करेंगे तो वो कहेगा सॉरी, मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये जंग एक अमेरिका के लिए बड़ी एम्बैरसिंग 6-8 हफ्ते की, मे बी 2 महीने की सागा बन जाएगी, और इसके बाद निकलेगा कुछ नहीं, और ईरान इसके अंदर से इंजर्ड बट रीजन के अंदर एक 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 हेजेमोन के तौर पे एक साइजेबल फोर्स टू बी कंटेंडेड विद बन के वो सामने आएगा। अदरवाइज अगर वो न्यूक्लियर इन द सेंस ऑफ टोटल वॉर ऑप्शन के लिए जाता है अमेरिका, तो फिर मेरा ख्याल है सिटी बैंक में जॉब क्या, सिटी बैंक ही नहीं रहेगा। तो फिर तो उसके बाद फिर ये हमारी गुफ्तगू मूट हो जाएगी, सारी की सारी बातें हमारी जो हैं वो अधूरी रह जाएंगी यहीं पे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं, और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें, बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी, एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। इस कवर के अंडर जो इजराइल है वो अपनी जारियत बाकी रख रहा है। उसने तेहरान के अंदर जो है वो उसने क्लेम किया कि मैंने मिसाइल फैसिलिटीज़ को भी टारगेट किया, और 40 के करीब जो है वेपन्स प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ को मैंने हिट कर लिया, और साथ ही साथ उसने 4 बंदे इतवार को और आज 9 बंदे पीर को अपनी स्ट्राइक्स के ज़रिए गाज़ा के अंदर मज़ीद शहीद कर दिए, और एक आधा वेस्ट बैंक के अंदर ये आदमी शहीद कर दिया। यानी ये दिन के हिसाब से आधा दर्जन 2 दर्जन दर्जन बंदे शहीद करी जा रहे हैं लबनान और फ़िलिस्तीन के अंदर। इसी तरह जो 2 मार्च से चली हुई लेबनान का ऑपरेशन है इजराइल का, उसमें 1200 लोग शहीद हो गए हैं, इसमें से 125-150 बच्चे शामिल हैं। यानी 2 मार्च से लेके आज हम एग्जैक्टली खड़े हैं 30 मार्च के अंदर, यानी 28 एक दिन के अंदर इसने 1200 आदमी सिविलियन समेत बच्चे समेत शहीद करती हैं। इंडिया पाकिस्तान इतने बड़े बड़े साइज़ के मुल्क हैं, हमारी इतनी बड़ी बड़ी झड़पें हो जाती हैं, और मेरे ख्याल है हमने इतने ज़्यादा सिपाही नहीं मारे होंगे आपस में, फ़ौजी नहीं मारे होंगे एक दूसरे के। तो ये कैसा ये इजराइल का ये स्ट्रेटजी या बैटल प्लान होता है, वो वाज़ेह हो जाता है कि उसकी डॉक्ट्रिन काफ़ी क्लियर है कि वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हों, बिजली के प्लांट हो, आम शहरियों के पोस्ट ऑफिस हों, अस्पताल हों, वो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ को कोई चीज़ समझता ही नहीं है, और डे 1 से ऐसे ही है। ये हम हैं जो उसको वाइट वॉश करते थे कि ये भी एक मगरबी जमहूरियत की तरह ही तर्ज पे काम करता है, मुनाफकत से काम लेता है। भाई वो मुनाफकत से काम नहीं लेता, वो नंगे कुफर के साथ काम लेता है, और मैं ये निफाक और कुफर उस ईमान पे बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल लॉ के निज़ाम की ईमान की बात है। वो कभी भी अपने आप को इस किताबें नहीं मानता था, कभी भी इसके मामले में वो अपने आप को तस्लीम नहीं करता था कि मैं इसके कोई मरून मिन्नत हूँ। वो इसी किस्म की इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट करता रहा है, और अब सिर्फ वो जारियत जो है वो खुल के पॉपुलर व्यू में सामने आ चुकी हुई है। चाहे वो उसकी दहिया डॉक्ट्रिन हो, जब उसने दहिया का पूरा नेबरहुड जो है वो कारपेट बॉम्ब कर दिया था लेबनान का, जब इसको फेंटी पड़ी थी पहली बार हिजबुल्लाह के हाथों, जब फेंटी पड़ के इसको रिट्रीट करना पड़ा तो उसने सारे के सारे शहर को ही उड़ा दिया, टाउन को ही उड़ा दिया, आप समझें। तो ये वो है जिस कवर के अंडर हम जो इतना नेगोशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम ममालिक के, यार कैसे डील किया जाएगा ईरान को, कैसे हम इस सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करें। तो जो 2.5-3 साल से जो जेनोसाइड चल रहा है, और वो जेनोसाइड एक्सटेंड होकर शाम के ग्रेटर रीजन लेबनान में भी आ चुका हुआ है, तो वो एक्चुअल हदफ है इसराइल का। इसराइल अमेरिका को ईरान से इसलिए लड़वाता है टू द लास्ट अमेरिकन सोल्जर, बिकॉज वो डील नहीं कर सकता ईरान के साथ, क्योंकि उसने अपनी रिसोर्सेज को डेडिकेट करना है लेबनान पे, गाज़ा पे, वेस्ट बैंक पे, क्योंकि उसने लेबनान में जाके फ्रेश वाटर को सिक्योर करना है, क्योंकि इजराइल के पास भी फ्रेश वाटर की इतनी सोर्सेज नहीं है। वो नामुकम्मल मुल्क है जब तक कि वो लेबनान के उस फ्रेश वाटर की सोर्सेज को सिक्योर नहीं करता। तो जो मीडिया साइलेंस है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, और मीडिया ब्लैकआउट है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी कोई स्टेटमेंट्स नहीं आ रही फॉरेन ऑफिस की तरफ से लेबनान के मामले को लेके, ना ही कोई हमारे लॉबी ग्रुप्स मूव कर रहे हैं, ना हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर कोई बहुत मैसिव प्रोटेस्ट नज़र आया। माजरत के साथ मुझे तो शिया कम्युनिटी भी बड़ी शर्म आ रही है कि यार लेबनान के मामले के ऊपर बिल्कुल खामोशी है, कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं डाल रहे गवर्नमेंट पे। उलमा की एक गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल टोटली उनका जो मुकदमा है वो अब पाकिस्तान के हद तक महदूद रह गया है। तो और ईरान की कुछ लिप सर्विस की बात करना कि बस कुछ जज्बाती कुछ बयान वगैरह, टेंजिबल पॉलिसीज़ की बात करें। इजराइल पे भी अब सारी कॉन्वर्सेशन ये बन गई अमेरिका और ईरान की लड़ाई, और वो थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी का भी ये हिस्सा है, बिकॉज वो कवर रन कर रहा है इजरायली लॉबी के लिए,
चाहे वो अमेरिका में बैठी हो या यूरोप में या इसराइल के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई हो, वो कवर रन कर रहा है उसके लिए, बिकॉज वो सारी लाइटनिंग जो है वो अपने ऊपर ले रहा है कि अमेरिका और ईरान, अमेरिका ईरान, ईरान अमेरिका की लड़ाई है, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई, जवाब में अरागची किसी इसराइली किसी हुकाम की स्टेटमेंट नजर आई है बीच में आपको कि नेगोशिएशन हो रही है, हम करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते? वो बिल्कुल पोशीदा अपने आप को रख रहा है, बिल्कुल छुप के, और वो अपने हमले और अपनी जारियत अपनी पेस पे अपनी मर्जी से करता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उसको सिंक अप नहीं करता। अगेन ये लेफ्ट दिखा के राइट मारने वाली बात है। हकीकत ये है कि वो सिंक्ड अप ही हैं, बट एटीट्यूड जो है उसकी, पब्लिक पोस्चरिंग जो है उसकी, डिप्लोमेटिक पोजीशंस जो हैं वो यही कुछ हैं। हमारे यहाँ जिक्र ही कोई नहीं। ऐसे वो शुतुरमुर्ग की या वो मुर्गी की तरह जैसे ज़मीन में सर डाल के ना कि बिल्ली चलेगी, बिल्ली चलेगी, कोई शेर नहीं है, कोई बिल्ली नहीं है। भाई वो लगा हुआ है अपने काम पे, वो बिल्कुल कुसकता नहीं है, चुप करके बिल्कुल हल्की सी वो आवाज़ भी नहीं आने देता कि मेरी क्या पॉलिसी है, मेरी क्या पोजीशन है। बहरहाल लगता ये है कि अगर मिडल ईस्ट रीजन की बात करें तो वो कुछ उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन इसराइल और अमेरिका ने फैलाई थी पहले कि गल्फ ममालिक जो हैं वो इंसिस्ट कर रहे थे इस लड़ाई के ऊपर, वो मिन्नत तरला ले रहे थे अमेरिका का कि हमला करो और बड़ा शानदार हमला करो। और अब कुछ यूएई की तरफ से बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आई थी कि हम परसू करेंगे लड़ाई को। और अगर अब वो भी ठंडा हो गया जब उसको मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट में देखा था कि इसराइल ईरान सॉरी जो है वो गल्फ ममालिक के साथ और अमेरिका के साथ टोटल इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है, यानी रोज़मर्रा के हिसाब से कि हमें पता है कहाँ से क्या टारगेटिंग हमारी हो रही है। तो गल्फ ममालिक को भी पूरी तरह बावर करा दिया गया सबको, कौन किसको कितने पानी में हमें पता है। तो यूएई ने जो कुछ बड़कें मारी थी पिछले दिनों में वो भी अब ज़रा टोन डाउन हो चुकी हुई हैं। तो लगता ये है कि वो फ्रेम ऐसे करना चाह रहा है इसराइल के, गल्फ ममालिक इस जंग में शामिल होना चाह रहे हैं या बड़े ईगर एलाइज हैं हमारे, लेकिन हकीकत यह है कि वो ग्रेटर फूल बन रहे हैं। चाहे वो दानिस्ता तौर पे बन रहे हैं, जिस तरह यूएई है वो तो खुश है इसके अंदर। हालांकि मुझे किसी रैशनल सेंस में समझ नहीं आती वो सर्वाइव कैसे करेगा, क्योंकि दुबई और अबू धाबी का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो फक करके हवा में उड़ जाएगा। लेकिन फॉर वट एवर डिलूजनल रीज़न वो चले विलिंग एलाई या विलिंग आप कह लें फूल हैं, बट सऊदी अरेबिया और ओमान और ये मुल्क जो हैं दे आर नॉट विलिंग फूल्स, दे आर अनविलिंग फूल्स, यानी बेवकूफ़ इसमें वो बन रहे हैं। पत्ता उनका काटा जा रहा है, लेकिन वो अब जैसे आप समझें कि एक मोशन में सेट हो गया एक प्रोसेस, और अब उन्हें समझ नहीं आ रही इसमें से हमने निकलना कैसे है। क्यों? क्योंकि ओमान की भी अगर आप जो हिट देखें उनकी जो एयरपोर्ट पे लगी थी, जो सलाला इसकी जो सलाला पोर्ट है, तो एयरपोर्ट कह रहा हूँ सॉरी, जो वो जो वाटर पोर्ट है, सी पोर्ट है उनका, तो सलाला पोर्ट पे ड्रोन अटैक जो हुआ था जिसमें इनका वर्कर ज़ख्मी हुआ था सैटरडे को, उन्होंने अब तक कहा है कि किसी मुल्क ने, किसी पार्टी ने क्लेम नहीं की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसने ये हमला किया। हालांकि ओमान ना सिर्फ आर्बिटर था ईरान और अमेरिका के दरमियान, बल्कि एक न्यूट्रल के बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है इसके अंदर। तो ओमान ने तो कहा कि यार अब तक कोई, तो ये क्लेम जाहिर बात है, मेरी अकल कहती है कि ये कौन है जिसने हल्का हल्का ओमान को भी हरास करना शुरू किया हुआ है। तो वो हमारे प्यारे सबके जिनको हम इग्नोर करते हैं, सिवाय कि जब जियो न्यूज़ उनकी डायरेक्ट स्ट्रीमलाइन हेडलाइन चला देता है, वो लाइव स्ट्रीम चला देता है, तो वो इसराइली हो सकता है जो ओमान को इस तरह प्रेशर कर रहा है। इसी तरह कुछ अटैक्स और भी जंग के स्टार्ट में आपको याद हुए थे, जो कतर और सऊदी पे जो मशकूक थे, और ईरान ने क्लैरिफाई भी किया था फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे उन गल्फ ममालिक के साथ। अब ये है गल्फ की और वो उनकी बात, जो दो तीन बड़े फरीक हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल। लेकिन जो यूरोपीय ममालिक हैं जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा नुकसान कमा रहे हैं इसका, पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो ज़ाहरी बात है ईरान का, बिकॉज ईरान के अंदर बराह रास्त जो है वो शातें हो रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया जा रहा है। बट ईरान सस्टेन कर सकता है अपने साइज़ की वजह से और अपनी वॉर रेडीनेस की वजह से और इकोनॉमी की स्टाइल और शेप की। तो वो अंडर दी आप कह लें सैंक्शंस की छत्र छाया में पले बड़े हैं, तो दे आर वो स्टर्डी हैं, तगड़े हैं। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो ज़ाहिर बात है इसराइल के अंदर डैमेजेस का है। उसका स्कोप एंड स्केल हमें अंदाज़ा नहीं है, बिकॉज मीडिया ब्लैकआउट बहुत इफेक्टिव है इसराइल के अंदर। लेकिन जो आप समझें कि सबसे ज़्यादा ओवरऑल नुकसान है और को फ़ायदा भी नहीं है, वो गल्फ ममालिक का है। इसराइल भी कुछ गेन कर रहा है इस लड़ाई के अंदर, ईरान भी कुछ गेन कर रहा है, गल्फ ममालिक कुछ भी गेन नहीं कर रहे, वो टोटली लॉस कमा रहे हैं। और इस ज़मन में उनके साथ अमेरिका भी है, या अमेरिका का एक इस्टेब्लिशमेंट का या एक लॉबी का या एक ग्रुप का हिस्सा, एक जुज़वी हिस्सा। ओवरऑल तो अमेरिका को नेट कोई नुकसान नहीं है इतना मेजर, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा ये भी हो सकता है कि वो गल्फ से पुल आउट करना चाह रहा है। बट चलें, जुज़वी तौर पे उसको नुकसान हुआ है। प्राइमरली नुकसान गल्फ ममालिक का, ख़ास तौर पे यूएई का, जो मेन आप कह लें खैर बात कहने वाली बात है, और बाय एक्सटेंशन सऊदी अरेबिया और कुवैत और बहरीन वगैरह का भी। बहरीन के अंदर तो बहुत टफ सिचुएशन है, उनकी रजीम लास्ट करती है या नहीं करती, ये भी पूरा एक सवाल है। सेम गोज़ फॉर कुवैत, ये भी बड़ा एक सवाल है।
यूरोप जो है वो सबसे बड़ा ग्लोबल लूज़र है। क्यों? क्योंकि यूरोप जो है वो गल्फ़ ऑयल और रशियन ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट है, और एनर्जी के लिए एलएनजी पे अपने वो घरों को गैस पावर करते हैं ज़्यादातर, ये ठंड वगैरह से बचने के लिए। यूरोप को ना सिर्फ यूक्रेन रशिया की जंग में डज़ लगा है, उसको इसमें भी डज़ लग गया। प्लस उसकी जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है अमेरिका वाली और नेटो वाली, उसमें भी ट्रंप लगता है इनको सामने कर रहा है बार बार। देखे ना, वो हरास करता है कभी कियर स्टारमर को। कियर स्टारमर ने भी यूके वाले ने स्टेटमेंट दिया कि मैं ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं प्रेशर नहीं लूँगा इसका, मैं हालांकि औकात कोई नहीं है उसकी, ये सब बातें हैं। प्रेशर क्या, वो पालतू आप कह लें, वो कुत्ता बिल्ला है यूके अमेरिका का, इतना कमज़ोर हो चुका हुआ है। तो मैं प्रेशर नहीं लूँगा इसका, मैं तो ब्रिटेन फर्स्ट, और मैं ब्रिटेन के बारे में सोचता हूँ और इंग्लैंड की और ब्रिटेन की आवाम के बारे में सोचता हूँ। ये सब बातें हैं, बकवासियात हैं, बट इसके पीछे भी एक रेटरिक के पीछे भी एक लॉजिक है कि यूरोप शायद अब इंडिपेंडेंस फ्रॉम नेटो और इंडिपेंडेंस फ्रॉम अमेरिका को कॉन्टम्पलेट करेगा। इसी तरह स्पेन में आपने देख लिया कि स्पेन के अल्पाइस जो हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया, और ये मिडल ईस्ट को टारगेट करने वाली जो प्लेन्स हैं जो ईरान के अंदर और इस रीजन में आ रहे हैं, हम इसको स्पेनिश गवर्नमेंट की जानिब से अलाउ नहीं करते, ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, और यूनिलैटरली हमने डिसीजन, ये हमारे मशवरे के बगैर डिसीजन लिया गया है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें जापान और कोरिया वगैरह के जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, जो अमेरिकन एलाइज हैं, जापान की प्राइम जो प्रेसिडेंट का विजिट था खातून का, वो बड़ा ही एम्बेरसिंग और उसको बेइज्जत करने वाला और बड़ा वो उसको जलील करने वाला था कि उसको बिल्कुल ऐसे बेवकूफ़ों की तरह वो वाइट हाउस में ले जाए फिर रहे थे। वो खी करती थी, कभी इधर खी करती थी, इसके बावजूद कि उसके मुल्क से मशवरा किए बगैर उसके मुल्क को कंप्लीटली गल्फ ऑयल डिपेंडेंट मुल्क है, अपनी कोई इंडिपेंडेंट ऑयल गैस की सोर्स नहीं है, उस मुल्क को उसने बेसिकली इकोनॉमिक फ्री फॉल में डाल दिया है। उस मुल्क के पास प्रॉपर फौज नहीं है, उस मुल्क के पास प्रॉपर एयर डिफेंस नहीं है, वो टोटली अमेरिका डिपेंडेंट मुल्क है, और वो इतने बड़े खित्ते के अंदर इतना छोटा सा मुल्क है, तो उस मुल्क को इतना गंदा चैलेंज करती है, जिस मुल्क ने अगले पिछले 40-50 सालों में अमेरिका की तमाम जंगें फाइनेंस की हैं और प्रैक्टिकली अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमी को संभाला है, एक मतलब एक पूरा हिस्सा है उसका, पावर हाउस है जापान, उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, तो ये यूरोप वाले किस खेत की मूली हैं। तो इस यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग की वजह से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली पर्पसफुली कर रहा है, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, ये बड़ी प्लानिंग के तहत ये फैसला हो रहा है। तो यूरोपियन उसके जो एलाइज हैं वो अब अपनी अपनी जगह मापे में गए। स्पेन क्योंकि उसका मेडिटेरेनियन और नॉर्थ अफ्रीका से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो वो ज़्यादा जल्दी आपको नज़र आता है कि वो फ़लस्तीन के मामले में भी और ईरान के मामले में जल्दी डिस्टेंसिंग कर रहा है, और उसकी वो रेटरिक मॉरल रख रहा है, बट इसके पीछे हकीकत ये है इकोनॉमिक और मिलिट्री रियलिटीज़ कि यूरोप इज़ टोटली कुक्ड। ख़ास तौर पे जब आप देखते हैं इजरायली मिनिस्टर्स और वज़रा जब यूरोप की बात करते हैं, पिछले दिनों वो नफ्ताली है, क्या नाम है उसका, नफ्ताली बेनेट, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसका आपने इंटरव्यू देखा यार, इट वाज टेरिफाइंग, लगता था किसी कुत्ते बिल्ले से बात कर रहा है कि ये यूरोपियन, इस कहता है जब स्पेन और बार्सिलोना और मैड्रिड में गिरेंगे ना ईरान के क्रूज मिसाइल और ये, तो तब देखेंगे। अभी इजराइल ये लड़ाई लड़ रहा है और वो दिफा कर रहा है ईरान से यूरोप का, तो यूरोपियंस बेटर शट देयर माउथ, बकवास बंद करके बैठें, और अगर हेल्प नहीं कर सकते तो बिल्कुल चुप करके बैठ जाए, वरना इनकी भी हम गिच्ची में रोड़ देंगे। हाँ भाई, इन्ना जा मुल्क इजराइल, इतना सा नफ्ताली बेनेट एक्स प्राइम मिनिस्टर उनका, उछल रहे क्यों? पीछे जिन खड़ा किया उन्होंने अमेरिका, जो जिन एक ज़माने में यूरोप को, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के टाइगरों को बैक करता था, कभी पाकिस्तान, कभी इंडिया, कभी पाकिस्तान को बैक करता था, आज वो मुल्क सिर्फ एक बला को बैक कर रहा है, उसका नाम है इसराइल, इसराइल, इसराइल। आप जितनी मर्जी चापलूसियाँ कर लें, आप जितनी मर्जी नोबेल प्राइज़ की उसको अवार्ड दिलवाने की कोशिश कर दें, आप यहाँ पे लाइन खड़े कर दें साफ़ियों की, लॉबियस्ट की और सो कॉल्ड थिंक टैंकरों की और एनालिस्ट की और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो हमने खड़े किए हैं इस्लामाबाद में सारे दर्जनों के हिसाब से, ट्विटर और यूट्यूब और टीवी चैनलों पे, आप उसकी सारा दिन बूट सेवा कर लें, बूट पॉलिश कर लें, उसका एक ही मुल्क है जिसका वो खादिम है और जिसकी वो उसमें मदद में लगा हुआ है, वो सिर्फ इसराइल है, इसराइल है, इसराइल है। यूरोपीय ममालिक को, सेम चमड़ी वालों को, जहाँ से ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट चल के आई है आज से 400 साल पहले, अपने बाप दादा, अपने कज़न्स को वो ठुड्डा मार के साइड पे स्पेन गया, पोर्चुगल गया, फ्रांस उनके हाथ से लबे बाम है कि निकल जाए अमरीकनों के हाथ से, सिर्फ यूके बेचारा बिल्कुल वो जैसे ना द सिक मैन ऑफ यूरोप, जिस बरतानवी ताज ने हमारी
मोस्ट बिलवेड ऑटोमन सल्तनत को, उस्मानी खिलाफत को तबाह किया था, वो कहता था ये सिक मैन ऑफ यूरोप है। आज मेरे ख्याल में उस्मानी सल्तनत के वारिस और उनके चाहने वाले हिंदुस्तान और पूरी मुसलमान दुनिया के अंदर बैठ के कह सकते हैं कि यूके, ब्रिटिश आइल्स जो हैं, दे आर द सिक मैन ऑफ यूरोप, और उसकी बैसाखियाँ जो हैं वो अमेरिका और इसराइल हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से वो इस जेनोसाइड के अंदर कंप्लिसिट है। और आज तक अपने मुल्क के अंदर वो अपने सिटीजन्स को, सेकंड थर्ड जनरेशन और नस्ली एंग्लो सैक्सन ब्रिटन्स को, जिनको ब्रिटन्स कहते हैं, जो अब इंडिजिनस लोग हैं, उनको जेलों में डालता है जब वो प्रोटेस्ट करते हैं। पेंशनरों को, बुड्ढों को, बुजुर्गों को जेलों में डालता है, धक्के मारता हुआ। पिछले दिनों हमारी वो बहन जो हैं, कॉलीग डॉक्टर रहमा लदवान, उनको चौथी या पांचवी बार अरेस्ट करके ले गया फ़िलिस्तीनी। उनका इंटरव्यू भी आप देखते हैं, इंग्लिश प्रोग्राम में हमने किया था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी, सिर्फ प्रोटेस्ट करने पे, सिर्फ ट्वीट करने पे। तो ये वो सिक मैन ऑफ यूरोप सिर्फ रह गया उनके पास। आप ये बाकी स्पेन को देख लें, वो अबैंडन कर रहा है। नॉर्वे को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, सबको पेट्रोल और डीजल के कट्स करने पड़ रहे हैं कि भाई वो अमेरिका फंसा गया हमें। जर्मनी अपनी बेस वहाँ से अमेरिका की वो खाली होते हुए देख रहा है, तो कोई तो खाली जगह पुर करेगा ना। क्या जर्मनी हमारी ज़िंदगियों के अंदर अगली क्वार्टर टू निफ्स सदी के अंदर अपनी आर्मी बनाएगा? यकीनी बात है। जापान बनाएगा, यकीनी बात है। उनकी पार्लियामेंट में बहस हुई है कि हमें वॉर फुटिंग पे अपनी अपनी डिफेंस का सोचना है। कोरिया क्या करेगा? यकीनी बात है, साउथ कोरिया। और भी ये छोटे छोटे जो मुल्क इसने इकट्ठे किए हैं, अमेरिका ने अपने गुलाम बना के रखे हुए हैं, ये सब इसकी बात करेंगे। पोलैंड ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए। पोलैंड क्यों? उसने रूस को छेड़ दिया, जिन को, भालू कहते हैं ना, द बेयर। उसने बेयर को पोक कर दिया, और वो बेयर ना धम डम डम चलता चलता ना वो आस्ता आस्ता ईस्टर्न यूरोप से सेंटर में आएगा, और सेंटर के बाद फिर देखी जाएगी। जो वो ब्रीदिंग स्पेस जो किसी ज़माने में नाटसी जर्मनी रूस में तलाश करता था, आज रूस जो है वो सेंट्रल यूरोप यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इन मुल्कों के अंदर, पोलैंड वगैरह के अंदर तलाश कर रहा है। तो मतलब दुनिया गोल है मुनाफिक माहौल है। कोई तोता है, कोई मैना है, सब चाइना है। क्वाइट लिटरली सब चाइना है, बाय द वे। एट दिस पॉइंट क्वाइट लिटरली सब चाइना है। अमेरिका की जो कंट्रोल डेमोलिशन है ग्लोबल ऑर्डर की, इट्स शेफ्स किस, ब्यूटीफुल। इस जीवन में इसहाक डार साहब, अल्लाह उनको शिफायाब करे, वो ज़ख्मी हो गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर और अपनी स्टेटमेंट्स के ज़रिए वाज़ेह कर दिया है कि नेगोशिएशन हुई है, जो कि 2 दिन की होनी थी बाय द वे, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इजिप्ट, टर्की वगैरह के साथ, बट वो बड़ी कट शॉर्ट हुई है बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग। बट उन्होंने कहा है कि इट्स ऑन द कार्ड्स, और हम बात करते हैं और ये करते हैं। और वो अलामती वो तेल भी जो आने दिया उन्होंने, बड़ा एक अच्छा गुडविल जेस्चर था ईरान का वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब के अंदर ना 2 प्रायोरिटीज़ हैं जो पाकिस्तान को सीधी करनी पड़ेंगी। नंबर 1, गल्फ़ के अंदर हमारा एलाय वो है जो हमारा एलाय है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एलाय कोई नहीं हो सकता, नंबर 1। यानी बाय डिफ़ॉल्ट यूएई हमारा एलाय है, हमारा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद, नहीं, दे आर नॉट आवर एलाइज। कराची को उन्होंने जलाया, हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया हमेशा। मनी लॉन्ड्रिंग का हमारा मेन अड्डा है वो। हमारे मुल्क की एलीट वहाँ से माल लूट के, यानी आप लोग जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, आप ही लोग वहाँ माल लूट के लेके जाते हैं। यूएई इज़ नॉट आवर एलाय, हमारी एलीट का एलाय है। इस ज़मन में दूसरी बात जो है गल्फ़ के बारे में ये होगी, और दूसरी बात ये है कि अमेरिका हमारा एलाय नहीं है। 11 जहाज़ गिरे हैं, किसके गिरे हैं किसी को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप को 1 सेकंड नहीं लगेगा। अभी लास्ट अब जो हमारी हाई चल रही है फॉरेन अफेयर्स के मामले में, मीडिया और हमारे लिए इस्लामाबाद पिंडी लैंडस्केप में, कि वो उसने हमारी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। भाई वो उठा के जिस दिन आपको ज़मीन पे पटकेगा ना, फिर मत कहिएगा कि कौम मेरी आवाम खड़ी हुए, इस्लाम के नारे लगाओ और सारे इकट्ठे एक सफ़ में खड़े हो जाओ। महमूद और अयाज कट लेगा। हम जो गुलाम है ना आपके, हम कट लेंगे एक दिन। करोड़ों लोग आपने मुल्क के बाहर भेज दिए हैं, लाखों लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट और किसी किसी लिसानी और मजहबी नाराज़गी के अंदर अपने अपने राह तलाश कर रहे हैं। वो लाखों में से सियासी वो पीटीआई वाले भी अपनी राह तलाश कर रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी इंसर्जेंट बने हुए हैं बलूचिस्तान और खैबर में। तो दोस्त पहचाने, दुश्मन पहचाने अपना। इस ज़मन में यूएई के लिए फ़ैसला किया गया है कि यूएई को फूड क्राइसिस और शॉर्टेज जो फेस होने लगा है, उसको फ़ौरन पाकिस्तान का सरप्लस खाना पहुँचाया जाए। इस ज़मन में मैं यही कह सकता हूँ कि भूख से मर जाए सारी ईस्टर्न यूक्रेनियन और ईस्टर्न यूरोपियन, और जो 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 फिलिपिनो और थाईलैंड से जो वहाँ सेक्स वर्कर आए हुए हैं,
कोई एक एक दाना अनाज का नहीं जाना चाहिए यूएई के अंदर। वी ओ देम नथिंग। ये कोई डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजम नहीं है, ये अकल के ख़िलाफ़ है। हमारे हिंदुस्तान के साथ साल सवा साल के अंदर यकीनी झड़प होनी है, मैक्सिमम 2 साल में देता हूँ, यकीनी लड़ाई होनी है। हम ऑलरेडी एक ऑयल क्राइसिस फेस कर रहे हैं और वर्ल्ड बैंक ने प्रोडिक्ट किया कि दुनिया का 15 से 25% फर्टिलाइज़र कम होगा। हमें इस गल्ले को, इस अनाज को, इस फूड को गला करना है, स्टोर करना है फॉर अ रेनी डे। हम यूएई को नहीं दे सकते, उसकी कोई तादाद नहीं है। यूएई आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर लग्जरी फूड एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वो बाकी गरीब मुल्कों से ख़रीद के उसको आगे भेजता है। तो यूएई की अपनी खपत पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा एक्सपोर्ट मत करें इस साल, कोई भूख से नहीं मरेगा यूएई के अंदर। और भूख से अगर मर जाएंगे तो उन्होंने कहा कि वो बुर्ज खलीफा खा लें, ईंटें तोड़ के पुट के खा लें। बड़ा बड़ा कैल्शियम होता है कंक्रीट वगैरह सरिये के अंदर। एक अनाज का दाना इस मुल्क से नहीं जाना चाहिए। मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ये बिल्कुल होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ। देयर इज़ नथिंग इन एक्सचेंज दे कैन ऑफर अस। हमें ये गल्ला करना है, फूड एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आप ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रहे हैं कि हम तेल मत कम करो तो कोटा बन जाएगा, तो मोटरसाइकिल के अंदर में 20 के बजाय 10 लीटर, ये सब बकवास है। आपको अपनी एनर्जी को, इंडिपेंडेंस को गेन करने की ज़रूरत है। आपको अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज को देखने की ज़रूरत है। आपको अपने खाने की प्रोडक्शन को मैक्स पे लेके जाने की ज़रूरत है। और आपको एक्सपोर्ट को बिल्कुल किल कर देने की ज़रूरत है अपने खाने की। आप बना के भेजें, मसनूआत भेजें, कपड़े वपड़े। हम तो क्या, हमारी एक्सपोर्ट है ही क्या, हमारी इम्पोर्ट है ही क्या? खुदारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आर ए सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमी। ये तीनों कौन मुल्क जो हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स और प्लानर्स को भी पता है इस बात का। वो खुद आपका आईएमएफ वाला जो नहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव मजाक उड़ा रहा था, आईएमएफ के वो एशिया रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे या वर्ल्ड बैंक के गालबन, वो कराची के अंदर किसी फेस्टिवल पे, तो वो कहने लगा यार पाकिस्तान बड़ा अजीब है, थोड़ी सी ग्रोथ होती है तो आप उसको ग्रोथ रेट को आप रोक देते हैं, खुद ही फ्लड कर देते हैं मार्केट को, वो इन्फ्लेशन बढ़ा देते हैं आप, वो बढ़ाते हैं, सूद का रेट बढ़ा देते हैं, कंजम्पशन गिरा देते हैं आप। क्यों, क्या वजह है? ना कोई हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, ना कोई बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। थोड़ी सी हमारी इंपोर्ट्स हैं, बैलेंस डेफिसिट रहता है हमारा ट्रेड का, बट कंपेयर टू इंडोनेशिया और इंडिया, हमारी सिर्फ एक नीड है बाहर से, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। और दूसरी जुज़वी या उसमें ज़िमन में इसके बावजूद कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डोमेस्टिक हमारी आर्मामेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, वो चलती रहती है। ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, बिसाइड द टेबल, वो सब हो जाता है। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन सिक्योर करें, अफ़गानिस्तान के साथ अमन कायम करें, इस ऑयल और गैस को अपने जगह में ट्रांजिट दें ऑल द वे इनटू सेंट्रल एशिया, और ऊपर नीचे ये माल चले। इवन इंडिया को इसमें आप शरीक करना चाहें, कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज कश्मीर का मामला इज़ बैक ऑन द टेबल। एक 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 रोटी गई ना, मतलब मैंने कपड़े फाड़ लेने अपने। एक रोटी गई ना यूएई। ये सिर्फ प्रिंसिपल मॉरल मसला नहीं है मेरा यूएई साहब, मुझे नफरत है उससे, अभी बिला शक आपको भी होनी चाहिए, मजहबी तौर पे होनी चाहिए यार। ये बैड स्ट्रेटजी है, ये प्योर सिनिकल रीजंस की वजह से। अब देखना साल बाद वो क्या सीन हुए होंगे, बोला कौन से सीन जो बने होंगे। वो अब मरीम नवाज साहबा ने लंगर निकाला है एक नया स्पेशल, वो आर्ट सेंटर है, उनमें रोटी 25 रुपए की नहीं 18 रुपए की होगी, 18 की नहीं 16 रुपए की होगी। और सारे ट्वीट करे होंगे यस क्वीन, दिस इज द वे। और बाबा बाहर खड़ा होगा, उसके बाहर वो सिटी 42 पे आएगा, 10 दिन हो गए ना रोटी नहीं खाई मैं। ये क्या कर रहे हैं यार? नॉट वन ग्रेन ऑफ राइस शुड गो देयर, मॉरली, प्रिंसिपली एंड एज अ प्रैक्टिकल कंसर्न। और ईरान को आप ऑफेंड कर रहे हैं, ईरान को आप कंप्लीटली लेट डाउन करेंगे, बिट्रे करेंगे। और कहना नहीं चाहता, बट ना ईरान के ज़िमन में ना गाज़ा के ज़िमन में ये बात की गई है 2.5-3 साल में। अनाज पहुंचाया है तो पाकिस्तानी सिविलियन ने पहुंचाया है अपने पैसों से, ज़कात के पैसों से गज़ा के अंदर। और अब ईरान के अंदर भी आप देख रहे हैं लोग अपने सदका खराज, ज़कात, उशर वगैरह दे रहे हैं अपनी। तो आप किधर हैं? आप तो यूएई के ख़ानदान को और वो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको वहाँ पे अनाज खिलाने के चक्करों में, ना आपके वीज़ों को रिलीफ मिलेगी। एक रात में उन्होंने पूरे ईरान के एसेट सीज कर दिए, वीज़े कैंसिल कर दिए। ये गोल्डन वीज़े, ये इकामे, ये सब एक दिन के अंदर ख़त्म होएंगे। तो जो इकामे वाली पार्टी अभी हमारे पे हुक्मरानी कर रही है,
इनसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा लॉस कमा लें आप लोग, कभी कभी लॉस कमा लें। इस कौम की बेसिक सर्वाइवल की खातिर हमें अनाज नहीं एक्सपोर्ट करना। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।